आज हम बायोलॉजी की नई चैप्टर पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे कि पोषण क्या है, इसका क्या ज़रूरत है, इसके कितने प्रकार होते हैं। पोषण खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। और खाद्य पदार्थों को हम लोग क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि वृद्धि एवं विकास एंड ऊर्जा के लिए खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। क्यों हम ग्रहण करते हैं? क्योंकि वृद्धि, विकास एवं ऊर्जा के लिए, शरीर के विकास के लिए हम पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। पोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्वपोषण, अल्प पोषण, कुपोषण। स्वपोषण जिस व्यक्ति को संतुलित आहार यानी सभी पोषक तत्व उसके शरीर में मौजूद है, वह जो है स्वपोषण कहलाता है। अल्प पोषण जिन व्यक्ति को कुछ पोषक तत्व की कमी होती है, उसे हम अल्प पोषण कहते हैं। कुपोषण सभी पोषक तत्व की कमी को ही हम कुपोषण कहते हैं। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपी, जो अपना भोजन स्वयं से तैयार करें, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ और पौधा आदि स्वपोषी है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल में होती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व की उपस्थिति होती है। हरित लवक को हम प्रकाश संश्लेषण की रसोई घर या किचन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को सर्वप्रथम देखा और खोजा सिम्पर के माध्यम से। सिम्पर नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण की जानकारी दी कि पेड़ पौधा अपनी भोजन प्रकाश संश्लेषण के रूप में बनाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाए जाते हैं। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण शैवाल करता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण शैवाल करता है। यह कई एग्जामों में पूछे गए हैं। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव अथवा पौधा कौन सा है? तो शैवाल। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 3 सामग्री होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण एवं सूर्य की प्रकाश आवश्यकता होती है, जो प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। यह सवाल आपसे पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 3 सामग्री क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, सूर्य प्रकाश। समरूप रूप से पेड़ पौधा इन तीनों पदार्थों के प्रयोग से ग्लूकोज का निर्माण करती है। पेड़ पौधा ग्लूकोज का निर्माण करती है प्रकाश संश्लेषण के बाद। CO2 का अवशोषण पेड़ पौधा रंध्र के द्वारा करता है और रंध्र के खुलने और बंद होने के जिम्मेदार के लिए साइटोकाइनिन को कहा जाता है, जो पेड़ पौधा के रंध्र को खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार है। खनिज पदार्थ जल एवं खनिज जाइलम। जल एवं खनिज को पत्तियों तक ले आने का कार्य जाइलम के द्वारा होता है और यह केशिकागत प्रक्रिया के द्वारा ही कोई भी जाइलम जो है जल, खनिज, लवण को पेड़ पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है। इस प्रकार कार्य करता है जाइलम। केशिकागत प्रक्रिया के कारण ही दिए और बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे को विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। विकिरण द्वारा सूर्य का प्रकाश किस प्रकार पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं? विकिरण के द्वारा। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके यूज करता है, यानी सूर्य के प्रकाश को सीधे वो प्रकाश के रूप में प्रयोग नहीं करता है, वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके यूज करता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल और नीले रंगों में होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रयोग हम डेंजर में या रेलवे लाइन में बत्ती के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम।
सबसे कम प्रकाश संश्लेषण बैंगनी रंगों की जाती है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरे एवं बैंगनी रंगों में की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की विधि अथवा फार्मूला। प्रकाश संश्लेषण 6CO2 + 12H2O प्रकाश की उपस्थिति में वह C6H12O6 ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन और जल का निर्माण करती है और जल को यह रिलीज कर देती है। यह ऑक्सीजन को रिलीज करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की विधि में अंतिम उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? जल और ऑक्सीजन और ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। बना खाद्य पदार्थ को फ्लोएम अलग अलग भाग तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो कार्य करती है वह क्षैतिज रूप से कार्य करती है और जाइलम उदग्र रूप से कार्य करती है। बना खाद्य पदार्थों के पेड़ पौधे के सभी भागों में फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन जल को मुक्त करने की प्रक्रिया ही वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को हम फोटोमीटर के द्वारा मापते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की दर को ही हम फोटोमीटर से मापते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार साइटोकाइनिन है, क्योंकि साइटोकाइनिन ही पौधे के पत्तियों में उपस्थित रंध्र को खुलने और बंद होने को नियंत्रण करता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के जिम्मेदार साइटोकाइनिन है। पेड़ पौधे की वृद्धि को मापने वाली इकाई क्रेस्कोग्राफ है। पेड़ पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए जो हार्मोन उपस्थित होती है उसे हम ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। यह पेड़ पौधे के वृद्धि एवं ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। फलों को प्राकृतिक रूप से एथिलीन के द्वारा पकाया जाता है और फलों को कृत्रिम रूप से एसिटिलीन नामक हार्मोन द्वारा पकाया जाता है। ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। फल प्राकृतिक रूप से किन गैसों के माध्यम से पकती है? एथिलीन। और कृत्रिम रूप से फल पकाने का कार्य एसिटिलीन करती है। तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष, सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष बांस होता है और इसे हम झाड़ियों की श्रेणी में रखते हैं, घास की श्रेणी में। यानी तेजी से बढ़ने का कारण इसमें ऑक्सिन नामक हार्मोन अधिक पाया जाता है। आपसे सवाल किया जा सकता है कि बांस की वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि उसमें ऑक्सिन हार्मोन सबसे अधिक पाया जाता है। पेड़ पौधे की बल्लियों तथा छल्लों से पौधे की आयु ज्ञात की जा सकती है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि पौधे की आयु किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, क्या गणना करके? वल्लियों को, तनों को, पत्तियों को, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ आपको बोलना है कि वल्लियों को गिनकर पेड़ पौधे की आयु ज्ञात की जाती है। पोषक तत्व का वर्गीकरण। पोषक तत्व का वर्गीकरण वैसा पदार्थ जो ऊर्जा देता हो, जो बॉडी ग्रोथ में मदद करे, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। जो प्रतिदिन कार्य करने में हमें मदद करता है। वर्गीकरण, पोषक तत्व का वर्गीकरण हम मुख्य रूप से दो आधार पर करते हैं। कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर किया जाता है। नंबर 1, कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व को 4 भागों में बांटा गया है। एक ऊर्जा प्रदायक यानी ऊर्जा देने वाले जितने पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। शरीर वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। उपापचय नियंत्रण यानी शरीर के सभी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि हम सांस लेना, पाचन आदि से उपापचय नियंत्रण के अंतर्गत आता है। वो अनुवांशिक गुण यानी हमारे शरीर से अन्य व्यक्ति का जो जन्म होता है वह डीएनए के माध्यम से ही अनुवांशिक गुण ट्रांसफर होता है। ऊर्जादायक कार्बोहाइड्रेट यह एक ऊर्जा प्रदायक तत्व है। यह अति शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने वाली विधि है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा प्रदान करने की सबसे सिंपल और सबसे तेजी से वह कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 कैलोरी पाया जाता है ऊर्जा।
कार्बोहाइड्रेट के सरल रूप को हम ग्लूकोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप हम ग्लूकोज कहते हैं। वसा, फैट, वसा यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व होता है। इसके 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी पाया जाता है। सबसे अधिक ऊर्जा वसा में पाया जाता है, 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी। और तुरंत एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज दिया जाता है। और सबसे अधिक ऊर्जा प्रोटीन में पाया जाता है, 1 ग्राम 9.3 कैलोरी। शरीर के वृद्धि एवं विकास, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन तत्व मिलकर बनते हैं, किंतु कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन तत्व मौजूद होते हैं। जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को भिन्न दर्शाने का कार्य करती है वह नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन का कार्य कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। चना यानी दलहनी पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करता है। दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रेट नामक तत्व पाया जाता है। जेनेटिक यानी आनुवांशिक वाहक के रूप में डीएनए को जाना जाता है। कई डीएनए मिलकर जीन का निर्माण करते हैं और कई डीएनए मिलकर क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। डीएनए का निर्माण, कई जीन मिलकर डीएनए बनाते हैं और कई डीएनए मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। डीएनए, कई जीन मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं और कई डीएनए मिलकर क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। डीएनए का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को जीन कहते हैं। महिला में XX और पुरुष में XY, यानी कि महिला जो बेबी होगी वह पुरुष या महिला वह पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि महिला पर। उपापचय नियंत्रण, मेटाबॉलिक रेगुलर, मानव शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया हम उपापचय नियंत्रण कहते हैं। जैसे श्वसन लेना, खाद्य पदार्थों का ग्रहण या पाचन होना, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करना, ये सब उपापचय नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यह मुख्यतः इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक अपचयन और दूसरा उपचयन। अपचयन जिसे हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, एक उपचयन जिसे एनाबोलिज्म कहते हैं। अपचयन यानी कैटाबोलिज्म, इसमें बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल मिलकर छोटी छोटी मॉलिक्यूल में बदल जाता है। जैसे भोजन का पचना, यह भोजन है, भोजन टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलना ही कैटाबोलिज्म या अपचयन कहलाता है। एवं श्वसन, उपचयन यानी एनाबोलिज्म, इसमें छोटी छोटी मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश मिलकर ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन मुक्त करता है। यह छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसे हम उपचयन कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो कैटाबोलिज्म छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण मिलकर छोटे छोटे कण का निर्माण करती है। बड़े कण टूटकर छोटे छोटे कणों का निर्माण करती है कैटाबोलिज्म। और एनाबोलिज्म में छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कणों का निर्माण करती है।